ठीक है, देखो कल से आगे। सो दिस इज पेज नंबर 1। कल मैंने इंटरफियरेंस के बारे में बताया था। अभी हम उसके कुछ फार्मूले और बाकी कुछ कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरफियरेंस से रिलेटेड जो फार्मूले थे, कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, ठीक है ना। तो आगे आज फिर से इंटरफियरेंस ठीक है। व्हाट इज इंटरफियरेंस? इंटरफियरेंस इज superposition of finite number of waves. Interference is superposition of finite number of waves. finite number of waves का जो सुपरपोजिशन है उसको क्या बोलते हैं? हम इंटरफियरेंस बोलते हैं। मतलब दो या फिर दो से ज्यादा भी वेव हो सकती हैं, बट फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। अब मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, दिस इज S1 एंड दिस सोर्स इज S2, और ये कोई पॉइंट P है जहां पर ये दोनों वेव जाके मिल रही हैं, या फिर हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना है किसी पॉइंट P पे। तो ये कोई पॉइंट P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो दो वेव जब मिलती हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? मान लो P पॉइंट पर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं P पॉइंट पे, तो ये वेव y1, ये वेव y2। तो जब ये वेव यहाँ पे P पॉइंट पे पहुंच रही हैं तो P पॉइंट पे रिजल्टेंट हम देख रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। और इस पे y1 इक्वल्स टू है a1 sin omega t minus kx. This is wave equation of y1 and this is wave equation of y2. a2 sin omega t minus kx plus phi. And what is phi here? Phi is phase difference between y1 and y2 at point P. P पर पहुंचने पे ये फेस डिफरेंस है दोनों के बीच में। और फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की भी रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। तो नाउ डेल्टा x दैट इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस, दिस इज S2P minus S1P, दिस इज पाथ डिफरेंस। और कल मैंने इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप भी बताया था, फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फेस डिफरेंस फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है। ठीक है, फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। अब अपन देखेंगे यहाँ पे भाई जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, अब ये हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, है ना। P पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये अपन ने कल ही पढ़े थे, बट अब मैं यहाँ पे इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, फिर इंटरफियरेंस की जो कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अच्छा एक मिनट, आज की क्लास को कौन शेयर करेगा वो बता देता हूँ पहले। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके, देन पेज नंबर 2। ये डिस्कशन हमने कल ही किए थे, मैं इसलिए अब ये डिटेल में नहीं जाऊंगा। कल की क्लास पूरी हमारे इस डिस्कशन के लिए था डिटेल में।
और अब इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या है, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलेंगे, वो कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पे। दिस इज पेज नंबर 2। सो देयरफॉर y is equals to y1 plus y2 वेक्टर, और y1 किसके इक्वल है, दैट इज a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और y2 किसके इक्वल है, a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। फाई इज एयर फेस डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2, दोनों वेव के बीच में फेस डिफरेंस है। तो सिमिलर फ्रीक्वेंसी की वेव का सुपरपोजिशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सुपरपोजिशन समझने के लिए वेक्टर सम किए हमने, तो ये मान लो एम्पलीट्यूड a1 है और ये एम्पलीट्यूड ये a2 है, और इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितने का है, फाई का है। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये डेल्टा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके इक्वल आएगा, दिस इज गिवन बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और अगर हम एंगल की बात करें तो tan डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये हमने दो वेव के एडिशन के लिए, सॉरी दो वेक्टर के एडिशन के लिए इस तरह से पढ़े हमने, है ना, दो वेक्टर के एडिशन के लिए इस तरह से पढ़े हैं, उसी को मैंने लिखा, ये दो वेक्टर का एडिशन लिखा मैंने यहाँ पे सीधा सीधा। तो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन कैसे आएगी, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू a फिर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, जिसपे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन से देखा जाएगा, और ये जो फेज है इसकी वो डेल्टा ये है जिसको हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये फार्मूले अब हमको काम में आएंगे यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, इंटेंसिटी ऑफ वेव एक और टर्म होता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जो वेव की इंटेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लगा दोगे यहाँ पे, एंड सपोज दैट कांस्टेंट इज c इनटू a स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख दूं, एंड c इज सम कांस्टेंट, ठीक है। आप c ना लिख के k लिख सकते हो, बट यहाँ पर ये जो k है ये अलग है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वाला k है, दैट इज डिफरेंट कांस्टेंट। यहाँ पे आप ओमेगा का मतलब 2 पाई f या फिर 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T, और ये जो कांस्टेंट k है जिसको हम एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो ये प्रोपगेशन वेक्टर या फिर एंगुलर वेव नंबर है, तो वो अलग है। और यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ में जो k लिखे हमने वो अलग कांस्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी के साथ में हमने जिसको लिखा है वो अलग कांस्टेंट है, और ये अलग कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इंटेंसिटी के साथ में जो कांस्टेंट है वो अलग है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ले लिया सर। हमने पढ़ा है ना, एसएचएम में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े थे ना, दो एसएचएम का सम, तो ऐसे यहाँ पे दो वेव का सम हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो किसी पॉइंट पर दो वेव की इक्वेशन किस तरह से लिखी जा रही है, a1 sin ओमेगा t माइनस kx और a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। वेव इक्वेशन में तो कोई डाउट नहीं है ना, हेलो, वेव इक्वेशन में नहीं सर। ओके।
तो अब उस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी या स्पेस पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, एक्चुअल में P पॉइंट पे हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि दो वेव के सुपरपोजिशन से उस पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा। अगर मैकेनिकल वेव है तो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता मीडियम पे, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। फिर समझ गए अदिति? आसना आसना यस सर। अब आगे तो वो दोनों को सम करना है, तो यहाँ पे इनका कौन सा सम होता है, एक्चुअल में वेक्टर सम होता है। तो एम्पलीट्यूड के लिए मैंने वेक्टर इक्वेशन बना के लिख दिया है कि भाई जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, और उसको किस फार्मूले से लिखेंगे अपन, a इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये जो फार्मूले लिखे हैं ना, ये वेक्टर मेथड वाले फार्मूले, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वेक्टर मेथड वाले फार्मूले। क्लियर हो गया? यहाँ पे दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई है। यस सर। इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो ये बन गया, और ये एंगल बन गया यहाँ पे रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो ना, किसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसको बोलते हैं अपन, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी जगह से या किसी क्रॉस सेक्शन से कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो वेव की इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है? यस सर, समझ गया। ओके, तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया था, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक, नाउ पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन ना। Now this is page number 3. देखो पेज नंबर 3 में y is equals to y1 plus y2, और जो रिजल्टेंट y1 is equals to a1 sin ओमेगा t माइनस kx, फिर y2 is equals to a2 sin ओमेगा t, a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। अच्छा, ये वाली वेव की इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू कैपिटल के A1 स्क्वायर, ये वाली वेव की इंटेंसिटी I2 इज कैपिटल K2, सॉरी कांस्टेंट एक ही जैसा रहेगा, एंड A2 स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है कैपिटल के, यहाँ पर ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और वेव स्पीड कितनी, इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम दोनों वेव की स्पीड एक जैसी ले रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी है। तो जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो जो इंटेंसिटी है बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंसी है। y1 और y2 कैसी वेव हैं, सिमिलर वेव्स हैं। y1 एंड y2 आर सिमिलर वेव्स, y1 एंड y2 आर सिमिलर वेव, ये सिमिलर वेव है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है दोनों के सुपरपोजिशन से, ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, a1 स्क्वायर टू a1 a2 into cos phi, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल्स टू k a स्क्वायर। तो दिस इज k a स्क्वायर, मतलब ये पूरा टर्म आ गया आपका a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर टू a1 a2 cos phi। तो इसको लिख सकते हो आप k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2
रूट के a1 रूट के a2 इंटू कॉस फाइव। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक और फार्मूला बन गया, के a1 स्क्वायर इज i1 एंड दिस इज इक्वल्स टू i2 and plus 2 root k a1 it is root i1 and it is root i2 into cos phi। तो रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन है। तो एक हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और एक हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब इसमें स्पेशल केस हम लगा दे रहे हैं। नाउ इफ a1 is equals to a2 and that is equals to a naught, so this implies that i1 is equals to i2 is equals to i naught ले लिया मैंने। मतलब सुपर इम्पोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड अगर सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर इंटेंसिटी भी सेम आएंगी। अगर ये सेम है तो ये फार्मूला किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा और ये फार्मूला किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला फार्मूला समझ गए, इंटेंसिटी वाला कैसे बन गया, ये फार्मूला समझ गए कि नहीं, ये इंटेंसिटी का। हेलो, ये वाला। यस सर। देख यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर के का अंदर प्रोडक्ट कर दी, तो ये के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने के को रूट के फॉर्म पे लिख दिया। तो एक्चुअल में जब यहाँ पे तुम रूट लगाओगे तो ये रूट के a1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट i1। तो ये जो फार्मूला है 2 रूट के a1 एंड रूट के a2 cos फाइव, ये बन जाएगा रूट i1 रूट i2 इंटू cos फाइव के फॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन बना दिया कि भाई अगर सुपर इम्पोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखोगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट। देखो ये दोनों टर्म सेम और ये सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a नॉट स्क्वायर प्लस 2a नॉट स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। यहाँ पे 2 रूट a नॉट स्क्वायर को मैं बाहर अगर निकाल दूं, या फिर और एक स्टेप और हम बढ़ा दे रहे हैं, 2a नॉट स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस फाइव, हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर दो इसको, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट 2a नॉट स्क्वायर इंटू 2 कॉस फाइव बाई 2 होता है, कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 या साइन स्क्वायर 5 बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस फाइव, हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करो। नहीं है याद सर 2 cos square 5 by 2। हाँ कितना, 2 cos square 5 by 2। cos 2 थीटा होता है, 2 थीटा इज 2 cos square theta minus 1। हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हाफ एंगल बना दोगे तो cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आओगे तो cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ गए, ये फार्मूला मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर हम यूज कर लें तो ये कितना बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2। क्लियर हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, तो उसको और रिड्यूस कर सकते हो आप, अभी उसको और रिड्यूस कर सकते हो। फार्मूले को साइड में लिख लो, जिन बच्चों को नहीं आता फार्मूला, ये हाफ एंगल फार्मूला कैसे लिख दिया हमने, ये ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो भी। ठीक है, तो फिर अब आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। Now this is पेज नंबर 4। अब तो अगर सुपर इम्पोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड सेम है तो ये बन जाएगा 2a नॉट और यहाँ पे cos स्क्वायर 5 बाई 2 है तो इट इज cos 5 बाई 2 बचेगा। और ऐसे ही इंटेंसिटी के लिए देखो, ऐसे फिर इंटेंसिटी के लिए एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इट इज I नॉट प्लस 2 I नॉट इंटू क्या हो जाएगा cos 5। अरे भाई समझ गए इंटेंसिटी वाला टर्म, I नॉट प्लस 2 I नॉट
रूट आई नॉट बचा और cos फाइव। यहाँ पर ये हो गया आपका 2i0 प्लस 2i0 cos फाइव, और 2i0 को कॉमन निकाल लोगे, अगेन इट इज 1 प्लस cos फाइव। तो बेटा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इट इज गिवन बाय 2i0 और ये 2 cos स्क्वायर 5/2 अगेन। सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसको भी क्या लिख सकते हो आप, I इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2। तो ये फार्मूला आप कब यूज करोगे, एक एम्पलीट्यूड का ये और ये इंटेंसिटी का, कब यूज करोगे, अगर सुपर इम्पोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड सेम है तो। समझ गए, समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। सुपर इम्पोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो फिर आप इस तरह से यूज कर लेना। ले लो अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? अब पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन। Now this is page number 5. देखो ये दो वेव मान लो सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो फिर इन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, ये y1 ये y2 दोनों को ऐड किए तो ये वाली वेव बनी आपकी रिजल्टेंट वेव। ठीक है, और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये दिस इज a, और ये है a1 और इसका एम्पलीट्यूड है a2। ये फार्मूला क्या आया आपका, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 इंटू cos फाइव। ठीक है, और एक स्पेशल कंडीशन लगा दिए थे हमने यहाँ पर कि इफ a1 is equals to a2 is equals to a naught and i1 is equals to i2 is equals to i naught, तो फिर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इट इज गिवन बाय 2 a naught cos 5/2 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4i naught cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब इसका स्पेशल रिजल्ट क्या आ रहा है, तो दो टाइप के स्पेशल रिजल्ट है कि भाई ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और या फिर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी। तो यहाँ पर दो टाइप के इंटरफियरेंस हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्या कंडीशन बनेगी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की क्या कंडीशन बनेगी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम एंड इंटेंसिटी इज आल्सो मिनिमम। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं हम।
देखो अभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए देखो A1 कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा टर्म है, फाई ना, फेज डिफरेंस ना, ये इन दोनों के बीच में क्या है, दिस इज द फेज डिफरेंस। ये वेरिएबल है, ये बदल सकता है वेव में, है ना, आगे पीछे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो ये फेज डिफरेंस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब आएगा, अगर मान लो ये फेज डिफरेंस 0 हो या 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस भी एक दूसरे से रिलेटेड होते, किस तरह से रिलेटेड होते, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या रिलेशनशिप आती है, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। ये रिलेशनशिप है इसके बीच में, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में। तो ये, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस क्या आना चाहिए, देखो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना cos फाई की। अरे एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करने के लिए, चलो अगर आप ऐसा भी नहीं लिख सोच रहे तो हम और एक और स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाते हैं। यहाँ पर cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos फाई, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, इट इज +1, और cos फाई की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो ये तभी होता है जब फेज डिफरेंस या तो 0 का होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा एक्सेट्रा, और ये तभी होगा यहाँ पे जब फेज डिफरेंस या तो पाई होगा या 3 पाई होगा या 5 पाई होगा एंड एक्सेट्रा। समझ गए या नहीं, समझ गए, यस सर। है ना, समझ गए इसको। एंड देन अब देखो फेज डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितने का बनना चाहिए, पाथ डिफरेंस, तो आप इसके लिए कोई जनरल फार्मूला बन रहा है क्या, मैं एक जनरल फार्मूला लिख दूं, दिस इज इक्वल्स टू 2n पाई, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा चलेगा। यहाँ पे एक जनरल फार्मूला हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, जिसमें n की वैल्यू कैसे चलेगी, ये जनरल फार्मूला बना दिया हमने, पाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 एक्सेट्रा ऐसा लिख सकते हो। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है और ये क्या है, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। फिर यहाँ पे पाथ डिफरेंस के साथ में देखो, ये पाथ डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा x इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसा बनेगा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दूं तो ये कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई, और ये यहाँ पे आप लिख सकते हो 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस हियर, n लैम्डा। तो n की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा, है ना, क्लियर हो गया। एंड देन यहाँ पे, अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं क्या अपन, मैं इसको लिख दूं इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 चलेगा, इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 वापस n लैम्डा बन जाएगा, और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2n प्लस 1 इनटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो ये वाला जो टर्म है वो तो ऑड है, सो दिस इज इक्वल्स टू ऑड नंबर इंटू लैम्डा बाई 2, एंड यहाँ पे ये कितना है, इवन नंबर इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाते कभी कभी। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखा हूं ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, याद रखना पड़ेगा ये जो कंडीशन आई है आपकी, ठीक है, समझ गए। अरे जो कंडीशन लिखा हूं उन कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हेलो, समझ गए कि नहीं, यस सर। अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो कंडीशन तो अपन ने बना दिए, अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी वो भी अपन लिखते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिया सर। ले लिया।
ले लिए ना, तो ये कंडीशन ध्यान रखो यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, इवन नंबर इंटू लैम्डा बाई टू, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कैसे याद रखोगे, ऑड नंबर इंटू लैम्डा बाई टू, ये पाथ डिफरेंस है। और पाई के टर्म पे अगर देखा, फेज डिफरेंस के टर्म पे, तो जो पाई का कौन सा मल्टीपल है यहाँ पे, ये 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, इवन नंबर इंटू पाई है ना, फेज डिफरेंस के साथ में अगर आप देख रहे हो तो इट इज इवन नंबर इंटू पाई, इवन नंबर इंटू पाई, और यहाँ पे फेज डिफरेंस के साथ अगर देख रहे हैं तो इट इज ऑड नंबर इंटू पाई। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के लिए कंडीशन आगे से याद रखना, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये स्पेशल है, किसके लिए स्पेशल है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी बनेगा इंटरफेरेंस, बीच के भी आएंगे, लेकिन ये हमने मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन देखा है, इसके बीच के भी होंगे इंटरफेरेंस। दो वेव के बीच में, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जरूरी थोड़ी है कि 0 का होगा या पाई अकेले का होगा, कुछ और भी हो सकता है, पाई बाई 3 हो सकता है, पाई बाई 4 हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है फेज डिफरेंस, समझ गए, 0 से लेके 2 पाई तक कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया इतना। तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव की और ये डिस्ट्रक्टिव की, तो ये याद रखोगे आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया था, स्क्रीनशॉट हो गया था सर। हाँ सर वहाँ पे लैम्बडा बाई 2 कैसे आएगा इवन इसमें? देख, n लैम्डा लिखा तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकती है। अगर मैं इवन नंबर इंटू लैम्डा बाई 2 लिखूं तो इवन में क्या आएगा, पहला 2 बन गया, 0 भी चलेगा यहाँ पर से, तो अगर ये 2 इंटू लैम्डा बाई 2 तो कितना बचेगा, लैम्डा आ गया ना यहाँ पे। फिर 4 आएगा दूसरा नंबर इवन वाला, 4 इंटू लैम्डा बाई 2 मतलब 2 लैम्डा, वो भी आ गया, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। ठीक, मिटा दूं अब ये यहाँ पर का कंडीशन मिटा दूं। हाँ सर। अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की हम बात करें तो मैक्सिमम कितना होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, है ना। तो ये तो कंडीशन देख ली हमने, एंड नाउ दिस इज पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 6 है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे, अब रिजल्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर आएगा, दैट इज ए मैक्सिमम। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया था कि भाई कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू +1, और यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और ये है -1। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर cos फाई की वैल्यू यहाँ पे +1 कर दोगे तो कितना बचेगा, ये दिस इज a1 प्लस a2 बचेगा, हाँ या ना। अरे रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2, नहीं समझा कैसे आ गया ये। यस सर, A1 A2 का होल स्क्वायर बन गया। हाँ, और ऐसे ही a मिनिमम कितना बचेगा बताओ जरा, मॉड में लिख दो, A1 minus A2. a1 माइनस a2 बचेगा। ये मॉड के अंदर इसलिए लेना है क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हो सकता है कि a2 की वैल्यू बड़ी हो a1 से, तो फिर माइनस साइन बन जाएगा ना, तो माइनस साइन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, इसलिए मैंने मॉड में लिख दिया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखो क्या आएगी, व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या बनेगी, दिस इज I1 प्लस I2 टू रूट I1 रूट I2, so maximum intensity in that case will be given by कितना आएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, एंड मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी यहाँ पे, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2, so what is the minimum intensity, it is रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, समझ गए ना। देख लो भाई, समझ गए या नहीं। यस सर, समझ गए। समझ गए, समझ गए ना। अब स्पेशल केस ये वाला, अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम होती, इफ a1 is equals to a2 is equals to a naught and I1 equals to I2 equals to I naught है, so what is the resultant amplitude here, what is the maximum value of amplitude, it is 2a,
नॉट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहां पर से देखोगे तो ये कितना आएगा 4I0 आएगा। अरे भाई समझ गए या नहीं, समझ गए? अगर रिजल्टेंट A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A0 है, सुपर इम्पोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा 2A0, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी 4I0। और यहां पर भी हम अगर इसी रिजल्ट को अप्लाई कर दें, यहां पर भी इफ A1 इक्वल्स टू A2, 1 मिनट, so this is A minimum is equals to mod के अंदर A1 minus A2 and I minimum is I1 plus I2 minus 2 root I1 I2, so I minimum can be written as root I1 minus root I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिजल्ट हम लिख रहे हैं, इफ A1 equals to A2 equals to A0 and I1 equals to I2 equals to I0, तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, व्हाट इज I, A मिनिमम कितना होगा, फिर इट इज 0। अरे 0 आएगा ना A मिनिमम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना होगा 0 आएगा, और व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी 0। ठीक है, देख लो अभी ये कंडीशन जो मैंने लिखा है, ये जो कंडीशन लिखा मैंने, इनको देख लो भाई, समझ गए? हेलो, अरे समझ Yes, गए या sir. नहीं? कोई डाउट अभी यहां तक? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई डाउट है क्या? नो सर। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। हो गया, ले लिए? Yes, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ना कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा, या ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का रेशियो क्या होगा, बना सकते हो ना इस टाइप से। अब यहाँ पे ये स्पेशल रिजल्ट है, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस जिसमें फिक्स हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी कंडीशन बनती है, लेकिन उसके लिए हमको पर ये फार्मूले अगर हमको ध्यान है, यहाँ पर के ये वाले फार्मूले, ये फार्मूले अगर हमको ध्यान है इधर के, तो हम कुछ भी निकाल सकते, कोई भी कंडीशन बना सकते। ये तो स्पेशल रिजल्ट, ये इन्हीं से निकले हैं, ये स्पेशल जो रिजल्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो रिजल्ट मैंने लिखा है वो इसी का केस है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी का स्पेशल रिजल्ट है। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Yes, sir. ना पेज नंबर 7 पे अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, अगर बेटा हमें ये रेशियो चाहिए आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम का, या फिर आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम का, तो ये रेशियो क्या आएगा बताओ जल्दी से, क्या बनेगा ये? दिस इज रूट ऑफ I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, बनेगा या नहीं? हेलो, देख लो, आई मिनिमम ये है, आई मैक्सिमम ये है, ये बन जाएगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. बनेगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या अपन इसी रेशियो को। अब मैं दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं, तो ये रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1, ये भी चलेगा, ऐसा भी देख लो अभी। Yes, ऐसा भी sir. चलेगा? ठीक है, क्या ये एम्पलीट्यूड के टर्म पे चलेगा? यहाँ पे मैं इसको एम्पलीट्यूड के टर्म पे भी लिख सकता हूँ क्या, आई मिनिमम इज A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय दिस इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी चलेगा ये फार्मूला? ये चलेगा कि नहीं?
सोचो। ठीक है, देखो यस सर अगर चलेगा। अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे कैपिटल के इंटू ए मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल के इंटू ए मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर है, तो के से के कट गया, तो ये फार्मूला आ गया तुम्हारा a1 माइनस a2 और ये है a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर के फॉर्म पे। ऐसा भी चलेगा ना, आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम का रेशियो। अरे भाई देख लो ना, समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट नो सर। नहीं है? ठीक, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। चलो स्क्रीनशॉट डालो फट से, एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जल्दी ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। हाँ क्यों? बस होने वाली थोड़ी देर। इसके कपड़े रह गए नहीं आज। देखो अभी पेज नंबर 8 एक क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं यहाँ पर कि किसी पॉइंट P पर दो सोर्स से सिमिलर वेव जनरेट हो रही है और ये यहाँ पे पहुंच रही है, दिस इज S2। ठीक है, और यहाँ पे S2P माइनस S1P इज इक्वल टू सपोज लैम्डा बाई 3 है। कितना है? लैम्डा बाई 3। समझ गए पाथ डिफरेंस? सो दिस इज एक्चुअली पाथ डिफरेंस डेल्टा x। ये पाथ डिफरेंस है और S1 और S2 से सिमिलर वेव और इनिशियल फेज डिफरेंस भी 0 है ना, लेकिन यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है A1 इज इक्वल टू A नॉट और A2 इज इक्वल टू 2A नॉट इनका एम्पलीट्यूड है। नाउ एट S1 एंड S2 इनिशियल फेज कितना है? 0 है, एंड दोनों जगह से जो वेव निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो बेटा P पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है कितना आएगा और यहीं पे आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी बतानी कितनी आएगी। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताना है कितनी होगी। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी? अच्छा, इनकी इंटेंसिटी कैसे आएगी? फर्स्ट वाली वेव की इंटेंसिटी है मान लो I1 इज इक्वल टू I नॉट और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड 2A नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी? 4I नॉट रहेगी। आया ना? अगर इसकी इंटेंसिटी I नॉट है, पहले वाली की एम्पलीट्यूड A नॉट है, तो दूसरे वाली की इंटेंसिटी कितनी होगी? 4I नॉट होगी ना? यस सर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए। तो अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला लगा दो, A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos phi। वैल्यू पुट कर दें, सो दिस इज इक्वल टू A नॉट स्क्वायर 2A नॉट स्क्वायर 2A नॉट फिर 2A नॉट और cos। फेज डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 का है, तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा? फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x 2 पाई बाई लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 3। सॉरी, सो दिस इज लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल। ये कितना हो गया? 2 पाई बाई 3। समझ गए? सो दिस इज 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब कितना होता है? बताओ जल्दी से। 2 पाई बाई 3 120 और cos 120 कितना होता है? -1/2। तो ये बन गया -1/2। तो सॉल्व करने पे ये वाला आ जाएगा आपका A नॉट स्क्वायर 4A नॉट स्क्वायर और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2A नॉट स्क्वायर बचेगा। तो ओवरऑल जो रिजल्टेड एम्पलीट्यूड 4 + 5 मतलब 3A नॉट स्क्वायर, so therefore resultant amplitude will be √3 times of A नॉट। तो यहाँ पे पहुंच के
जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा दोनों वेव का वो इतना रहेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। अब इसी तरह से इंटेंसिटी निकाल लोगे फार्मूला लगा के। इंटेंसिटी का कौन सा फार्मूला लग जाएगा आपका? I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू cos phi। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। ठीक, तो